हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट लेंगे लाइट जो 12th सेक्शन में आता है। तो 12th सेक्शन का जो सिलेबस है वो लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, चाहे नीट मेडिकल के लिए बात की जाए या आईटी जेई एडवांस के लिए बात किया जाए। तो नीट में तो 2-3 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है और जेई एडवांस में भी दोनों सेक्शन से जो है एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर पूछा जाता है। आप कह सकते हैं कि दिस टॉपिक इज वेरी इकोनॉमिक टॉपिक फॉर कंपटीशन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो आज हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लाइट को। लाइट क्या है बच्चों? लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं। लाइट जो हमारे सिलेबस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में हम नहीं जाएंगे। लाइट में जनरली जो हम लोग को दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए, इसको हम लोग 2 पार्ट में जनरली ब्रेक करते हैं। एक को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। बच्चों इसमें ये समझना भी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। वेव ऑप्टिक्स के इनसाइड में रहते हुए अगर फिजिकल फिनोमेना की हम लोग बात करें तो इसमें जनरली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 3 फिजिकल फिनोमेना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है स्टडी के लिए। तो मतलब कि इस फिजिकल फिनोमेना को अगर आप चाहते हैं, जैसे क्या है फिजिकल फिनोमेना, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन की बात करें, एक स्लिट होता है, इस पर लाइट जब हम इंसिडेंट करते हैं तो स्क्रीन पर जो है ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न हमको मिलता है। वहां पर क्या होता है कि स्लिट का जो साइज होता है, जिसको ओपनिंग कहते हैं, उसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। या आप यूं कह सकते हैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल होता है, वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमको फ्रिंज पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट फ्रिंज पैटर्न स्क्रीन पर मिलता है। तो ऐसे फेनोमेना को डील करने के लिए लाइट को हम लोग क्या करना रहता है, वेव के तरह ट्रीट करना रहता है। लाइट बिहेव्स एज वेव। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करना है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, 2 चीज का स्टडी करना है। अब आप बात को समझने का प्रयास करें कि रिफ्लेक्शन, व्हेन यू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, then it appears that reflection generally occurs on reflector, that is plane mirror or spherical mirror. Refraction occurs at prism or the lenses, or the lenses means माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह वगैरह। तो जब बात करते हैं हम लोग इसके साइज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का, जिससे लाइट इंटरेक्ट करता है, लाइट इंसिडेंट किया तो यहाँ इंटरेक्शन किसका होगा, प्लेन मिरर के साथ, स्फेरिकल मिरर के साथ, या लेंस के साथ, प्रिज्म के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होता है इसका साइज जो है, हमारे लाइफ में जितने मिरर लेंसेस यूज होते हैं इसका साइज जो होता है काफी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप समझो लाइट, जो विजिबल लाइट की बात होती है, व्हाइट लाइट की हम लोग बात करते हैं, इसका वेवलेंथ कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। शॉर्ट में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो वेवलेंथ ऐसा कुछ होता है, यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 4000 एंगस्ट्रम ही हम लेते हैं तो इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 4 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ये अगर मिलीमीटर की बात करें 10⁻⁴ और 10⁻³ को अभी इतना मिलीमीटर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 4/10⁴ ये मीटर, यानी ये 10,000, 4 का 10,000 टाइम्स जो स्मॉलर है वेवलेंथ। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम मिरर जो कंसीडर करते हैं, प्लेन मिरर की बात करें, उसका साइज क्या होता है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब इस ऑर्डर में होता है।
तो यानी कहने का मतलब जब लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर इसका जो साइज है काफी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। अब आप बात करें, बात सोचें थोड़ा सा कि अगर जो है वेवलेंथ की बात करें, यहाँ पर बच्चों वेवलेंथ की बात करेंगे, ये यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ये तो अभी सेंटीमीटर के ऑर्डर में, इसको अगर कंप्रेस कर दिया जाए, इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो समथिंग जो है इस तरीके का, ये अभी भी सेंटीमीटर के ऑर्डर में, इसको फर्दर कंप्रेस किया जाए तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लाइट मिलेगा, ये इस तरीके से। अभी फिर भी 1000 एज कंप्रेशन नहीं हुआ, 3 फोल्ड हुआ है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए, ये जो आप एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको बहुत घटा दिया जाए, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत कम होती है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको जो मिलेगा आप देख सकते हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, इसका स्पष्ट मतलब ये होता है, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एनर्जी के फ्लो को एज ए रे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाइट वेव था, जब ऑब्स्ट्रक्शन का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है, वेवलेंथ काफी छोटा होता है, तो उस सिचुएशन में जो है वेव जो है क्या बन जाता है, रे बन जाता है। तो वेव रे बन जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है जो लाइट वेव था वही क्या कहलाता है, रे कहलाता है। मतलब आप समझने का प्रयास करें कि कहते हैं वेव ऑप्टिक्स इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ, आज के बाद हमेशा याद रखेंगे, वेव, ये वेव ही है, लाइट रे वेव ही है, ये वेव ही है। यानी वेव ऑप्टिक्स इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ, इज द approximation of geometrical, not wave optics, geometrical optics। अभी बात करें geometrical optics। geometrical optics is the approximation of wave optics। Why? Because size of obstacle या obstruction, size of obstruction is very large in comparison to the wavelength of light। वेवलेंथ जिसको आप लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यही कहानी है इसका। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग जब बात करते हैं, लाइट वेव ही बन जाता है, क्या बन जाता है, रे बन जाता है। मतलब क्या हुआ, यानी जहां पर इंटरेक्शन जिससे होना है, यानी ऑब्स्टेकल का, यानी ये ऑब्स्ट्रक्शन का साइज अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पर लाइट को वेव के जो लाइट वेव था वही रे बन जाता है। और जहां साइज स्लिट का साइज बहुत उसके कंपेरेबल हो, वेवलेंथ के कंपेरेबल हो या उससे छोटा हो, तो वहां पर बात करते हैं कि लाइट को हम लोग वेव के जैसा ट्रीट करते हैं। तो अच्छी बात है, आपको समझ में कुछ आ गई है। तो चलो अब बात करते हैं मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो इसीलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे और यहाँ पर लाइट वेव को कैसे ट्रीट करेंगे, आज ये रे हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या चीज होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डील्स विद द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रे इन द होमोजेनियस मीडियम इन द सेम डायरेक्शन। जब कभी भी लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करेगा, और वो जो है इसके कुछ रूल्स है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, या चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, उसका एक अपना लॉ आएगा। तो जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, अब जब रिफ्लेक्शन की बात है तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई लाइट जो है, कोई रे जो है जब इंसिडेंट करता है किसी बाउंड्री पर और अपने ही मीडियम में वापस रिटर्न हो जाता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं हम लोग, जनरली हम लोग टू
लिखते हैं, कोई 3 भी लिख देता है। 2 लॉ पॉपुलर लॉ है, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो और क्या चीज होता है, इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिखे इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज कोप्लेनर। ये तीनों जो होता है हमेशा क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। तो ये आप पढ़े हैं और इसको भी हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए है? ये प्लेन मिरर के लिए नहीं है, मतलब है रिफ्लेक्टर के लिए। चाहे रिफ्लेक्टर प्लेन सरफेस हो, चाहे रिफ्लेक्टर कर्व सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको ये फॉलो करेगा, आई और आर क्या होगा, इक्वल होगा। आई किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कोई भी सरफेस चाहे फ्लैट सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, उस पर जो है एक जो नॉर्मल होता है, जिस पोजीशन पर आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे, ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ से भागेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आई आर बराबर होता है, इक्वल होता है। इस बच्चे को, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर के साथ, सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे, इसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ये ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। और ये दोनों एंगल जो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांसिंग एंगल जो होता है, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसका एक क्वेश्चन है ये, जैसे कि मान लेते हैं एक स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है, कह देते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसका जो इनर सरफेस है, सपोज दैट दिस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस and the vertical line is taken as the y-axis. Now suppose that a ray of light is incident on this spherical surface along x-axis, or you can say this is the horizontal light ray. Now question पूछा गया, if this light is if this horizontal light ray becomes vertical, then find out the coordinate of position A. जिस पोजीशन पर लाइट रे इंसिडेंट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये इंसिडेंट रे है, आई आर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन सरफेस की ओर अगर हम एक्सटेंड करें तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। आप जानते हैं रेडियस जो होता है किसी भी सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आई आर तो आप इक्वल होता है, ये आई आर क्या होता है, इक्वल होता है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, राइट एंगल फॉर्म क्या, 90 डिग्री। तो आई प्लस आर क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। ध्यान दीजिए आई आई इक्वल है, तो ये 2i हो गया, 2i 90 हो गया बच्चों, तो आई कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो आई 45 डिग्री, आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए, ये 45 डिग्री है, ये देखिए, ये आगे पीछे आगे बढ़ाया इसको, तो एक्सटेंड किया है, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ये बच्चों 90 डिग्री है, आइए देखें, ये 45, ये 90, तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180, दैट मीन ये 45 डिग्री। अब इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया जाए, वाई एक्सिस ये है, इस पोजीशन से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जहां पर ये कट करता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी है, दिस इज ऑरिजिन, ऑरिजिन से इस पॉइंट का जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन ये है एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है। और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द वाई कोऑर्डिनेट। तो बच्चों ये क्या है, आर है, ये आर है, तो ये क्या हो गया, आर cos 45, तो ये आर sin 45।
तो ये जो भी लेंथ है, देखो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो कट कर रहा है निगेटिव साइड में कट कर रहा है, इसीलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों एक्स क्या होगा, माइनस आर साइन 45 हो गया, आर साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, ये √2 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये प्लस है, ये क्या होगा, आर साइन 45। इस तरीके से जो है ये r/√2 होगा। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, माइनस r/√2 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, r/√2 होगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए तत्काल के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता, ऐसे जाता, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता, यहाँ ऐसे जाता, ऐसे रिफ्लेक्ट, वैसे ही आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन IR। तो इस तरीके से सभी पॉइंट का यहाँ से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें जैसे ये हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल आया, हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन आप यूं समझो कि कुछ इस तरीके, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेंगे, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट, देखिए ये अगेन जो है ये इस तरीके का सरफेस है, रेडियस r है, ये आप सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यही एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब इसमें से कहा लाइट रे आया, इंसिडेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड now after reflection this light ray is deviated by 120 degree। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन। लाइट रे गया और 120 डिग्री से रोटेट कर गया। तो बच्चों ये लाइट रे था, ये मतलब इंसिडेंट लाइट रे को हमेशा लाइट में वेक्टर की तरह ट्रीट कीजिए, ये इंसिडेंट लाइट रे है। और ऐसा होता तो ये 90 डिग्री से टर्न करता, लेकिन ये क्या दिया होगा, 120 तो 90 से ग्रेटर होता है, ये 90 अगेन ये 30, तो ये बच्चों 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक, आइए 30। तो इस तरीके से जो है ये ऐसे हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और बच्चों ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। ध्यान दीजिए, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये सेंटर है, ये सेंटर है जिसको हम लोग अभी ओरिजिन भी बोले हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सेंटर से इस पॉइंट को अगर मिला दें, ज्वाइन कर दें इसको, तो आप क्या कह सकते हैं, ये तो नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना, ये आई और ये आर हो गया। अगेन कहेंगे आई और आर इक्वल होता है, आई और आई 2i कितना हो गया, ये बच्चों 30 डिग्री है, तो ये इतना एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई प्लस आर जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, आई और आर इक्वल है, तो ये 2i इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। आई को आप क्या बताएंगे, 30 डिग्री हो गया, तो ये आई 30 डिग्री हो गया। तो अगेन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 30 होगा, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो इस तरीके से अगर आप परपेंडिकुलर फीट ड्रॉ करें, तो ये बच्चों 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 90 है बच्चों, ये 90 है, ये 60 है, ये 60 डिग्री, तो ये 10 cos 60, तो ये लेंथ हो गया, ये 10 cos 60, ध्यान दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, 10 sin 60 हो जाएगा, 10 sin 60। और अगेन ये x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट -10 और sin 60 को क्या बोलेंगे, √3/2, ये -5√3 हो गया। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, प्लस 10 cos 60 को हाफ बोलेंगे, तो ये 5 हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे, जो भी ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट पहले x कोऑर्डिनेट आप लिखो 5√3 और ये दिस, तो अपन को मिल गया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप कोऑर्डिनेट इसका निकाल सकते हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस पर क्या था, रिफ्लेक्शन था। तो जैसे हम एक और बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे साइनोसॉइडल कोई मिरर रे है, मान लेते हैं क्वेश्चन कहा एक हॉरिजॉन्टल लाइट रे है, एक साइनोसॉइडल मिरर, एक ऐसा मिरर है साइनोसॉइडल मिरर, साइनोसॉइडल मिरर, साइनोसॉइडल मिरर,
साइनोसॉइडल मिरर हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ऐसे ये 10L बाय पाई साइन ऑफ पाई x बाय 5L। इस तरीके का साइनोसॉइडल मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रे, क्वेश्चन क्या है, इफ हॉरिजॉन्टल रे becomes vertical after reflection from the sinusoidal mirror, then find the coordinate of the point। तो उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना, ऐसा कौन सा पोजीशन होगा मिरर पर जहां पर अगर हॉरिजॉन्टल राइट रे इंसिडेंट करे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखिए x 0 है, तो ये 0 होगा तो ये एंगल 0 होगा, ये साइन 0 तो y 0 होगा, x 0 तो y 0, मतलब ये ऑरिजिन हो गया। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास करे। कैसा ग्राफ है, साइन फंक्शन है, तो ये साइन का कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। आप चाहते हैं सबका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है यहाँ। तो ये इस तरीके का साइनोसॉइडल मिरर बना लिया। क्वेश्चन में कहा गया कोई हॉरिजॉन्टल लाइट रे है और रिफ्लेक्शन जब इससे होता है तो वो वर्टिकल हो जाता है, तो हमने क्या किया, वर्टिकल बना दिया। अब आप देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस पर क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे इसके लिए टेंजेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। मान लेते हैं इस पोजीशन पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस टेंजेंट का ये क्या कहलाएगा, थीटा को हम बच्चों क्या कहते हैं, स्लोप एंगल बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्लोप एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप एंगल। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल का प्रॉपर्टी होता है कि नॉर्मल तो टेंजेंट पर ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। देखो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाई वो आई है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो ये आर है। अगेन देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है बच्चों, ये दोनों एंगल का समेशन क्या हो जाएगा, आई प्लस आर तो अगेन 90 डिग्री होगा, और आर तो आई इक्वल है तो ये 2i हो गया, ये 90 हो गया, अगेन आई 45 डिग्री हो गया। बात ध्यान दीजिए, ये आई 45 डिग्री है। तो बच्चों ये टेंजेंट है, ध्यान दीजिए डायग्राम को देखिए, ये नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल तो 90 है, आइए अकेला 45 है, ये तो 45 होगा, ये 45 डिग्री है, ये 45, ये दोनों देखिए पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। दैट मीन कह सकते हैं कि थीटा कितना हो जाएगा, 45। थीटा क्या था, स्लोप एंगल। इसका मतलब लाइन का जो टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बच्चों होगा वो कितना होगा, tan थीटा, मतलब tan 45। tan 45 का मतलब कितना होगा, 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये स्लोप क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx को ही क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो चलिए हम बात करें कि अगर dy बाई dx निकालना, ग्राफ का इक्वेशन तो दिया ही हुआ है। अब ये यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। यानी एक जो है ग्राफ का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, dy बाई dx। dy बाई dx कैसे होगा, ये कांस्टेंट है और क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो बाहर निकल जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ऑफ पाई x बाई 5l हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन पहले इसके रिस्पेक्ट में किया और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, 5 अब बाई 5l हो जाएगा। और x का तो डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो जाएगा, ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये देखो 5l है, ये 10l, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, पाई से पाई चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, ये 2 cos पाई x बाई 5l। ध्यान दिया जाए, ये dy बाई dx तो 1 आ गया है, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं,
इसका मतलब है कोसाइन ऑफ पाई एक्स बाई 5l इज इक्वल टू हाफ हो गया। और ये कॉस किसका वैल्यू होता है, कॉस में ये कॉस ऑफ ये 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3। इसका स्पष्ट मतलब है पाई एक्स बाई 5l इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 5l उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 5l बाई 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू बच्चों 5l बाई 3। आपने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखिए cos ऑफ पाई एक्स बाई 5l हाफ है, यानी ये cos थीटा हाफ है, तो ये तो साइन थीटा है। तो जिस एंगल का कोसाइन जो है हाफ होता है उस एंगल का साइन क्या हो जाएगा √3/2। या आप यूं कहें ये 60 डिग्री है तो ये साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 √3/2। इसका स्पष्ट मतलब है y कोऑर्डिनेट निकालना हो बच्चों 10l बाई पाई साइन 60 इज √3/2। दैट मीन्स ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 5 और ये √3 है और ये l है बाई 2 पाई, ऐसा पाई तो रह जाएगा, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब 5√3l डिवाइडेड पाई। तो इसका आंसर जो आप लिखेंगे इस पॉइंट को अगर a कह दिया जाए, a का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों देखिए x कोऑर्डिनेट 5l बाई 3, x कोऑर्डिनेट 5l बाई 3 और y कोऑर्डिनेट जो होगा 5√3l बाई पाई है। इस तरीके से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आप कितना शॉर्ट तरीका हो या जो भी तरीका है सभी लोग इसी मेथड से बनाते हैं। इसीलिए मेथड आप सीखिए। कहा जाता है कि कभी जो है यानी क्रैमर मत बनिए, क्रैमर मत बनिए, एक कॉन्सेप्ट से सीखिए। एग्जाम में जो है ऑलवेज जो है कॉन्सेप्ट रिपीट करता है ना कि प्रॉब्लम रिपीट करता है। ये वैल्यू जो है यहाँ बदल सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तरीका आना चाहिए, हम रटने का प्रयास ना करें, हम सीख के क्वेश्चन को बनाएं। यही मेथड जो है आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने में जो है इस्तेमाल करेंगे तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप देखिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो देखिए क्वेश्चन फाइनली जो है एग्जाम में क्या आता है, जो मार्केट में बुक्स में डिफरेंट बुक्स में क्वेश्चन जो है रन करते रहता है, कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन जो है थोड़ा मोड़ा डाटा ये चेंज करके जो है एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसीलिए पैटर्न को तो पकड़िए ही और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस की। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि मान लेते हैं कि ये x एक्सिस y एक्सिस है, अब ये एक सपोज कीजिए ये एक कोई मिरर है। ये कैसा मिरर है आपको देख के भी पता चल रहा होगा, ये बच्चों पैराबोलिक मिरर है, पैराबोलिक मिरर है। ये क्या है y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो इसका इक्वेशन कुछ क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करते हैं ये 4y दे दिया, इस तरीके का कोई ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इस पैराबोलिक मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है। कहा गया मान लेते हैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइट रे आता है और ये जो है क्या हो जाता है वर्टिकल हो जाता है। ये बच्चों इंसिडेंट रे है, आइए क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब आपको बताना है इस बताओ इस भैया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बता सकते हैं उसी मेथड से। क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तभी तो आप नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल को हम बोल देंगे थीटा, ये स्लोप एंगल टेंजेंट का हो गया। ये बच्चों क्या हो गया नॉर्मल हो गया। आप देखो ये आई है और ये आर है, आई आर इक्वल होता है, तो आई आर इक्वल होता है और आई आर का समेशन जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो आई प्लस आर अगेन 90 डिग्री, ये फिर 2i हो गया, ये 90 हो गया, तो आई तो 45 ही हो गया, ये अगेन ये 45 आ गया। अब बच्चों ये भी 45 ये भी 45, तो दैट मीन देखो ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है टेंजेंट, एंगल कितना होता है 90, ये कितना है 45, दैट मीन ये क्या हो गया 45, ये तो 90 है ही, ये एंगल कितना हो गया, दैट मीन स्लोप एंगल 45 हो गया। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा tan थीटा होगा, कितना होगा tan 45 होगा। tan 45 का वैल्यू कितनी होती है
1 होती है। आप पुट कर दो 1 आ गया। अब ये क्या कहलाता है टेन थीटा, यही तो dy बाई डी एक्स कहलाता है। हमने साइनोसॉइडल मिरर में भी यही सीखा था। अब हम क्या करेंगे इस पैराबोलिक मिरर के लिए बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर 4y है तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4। dy बाई डी एक्स को क्या कह सकते हैं, ध्यान दिया जाए, ये 1/4 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये क्या हो गया x/2। बच्चों स्लोप कितना है 1 है, x/2 हो गया। क्या आपने नहीं फाइंड किया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। कितना आसानी से कैलकुलेट होता है, कितना टफ क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछ दे यानी अब आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट बच्चे जो है ऐसे सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नया क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा था तो हम ठीक से समझे नहीं थे। तो x इज इक्वल टू 2 बच्चों, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4। ध्यान दिया जाए x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/4 1 हो गया। इसका मतलब हुआ p का कोऑर्डिनेट कितना बोलेंगे 2 और 1 हो गया। इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसी भी चाहे प्लेन सरफेस हो कर्व सरफेस हो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा आते हैं अपने सिलेबस में, सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये था रिफ्लेक्शन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे हम लोग का जो कोर सिलेबस है, यानी थोड़ा सा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर, इसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। सभी बुक ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है जहाँ पर जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उस ऑर्डर में दिया हुआ रहे कि बच्चे का ब्रेन जो है डेवलप कर सकता है। इसीलिए आप जो है खासकर प्लेन, अगर आप आईटी की तैयारी करते हैं तो प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट को और स्फेरिकल मिरर के सारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल और एक्सटेंसिव तरीके से जो है क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं उस पर आपका पकड़ होनी चाहिए। चलो बच्चों हम बात करते हैं प्लेन मिरर का। तो देखो बात क्या है मिरर का, बात प्लेन मिरर से पहले भी क्या आ गया, मिरर आ गया। तो मिरर का जो नोमेनक्लेचर, मिरर में क्या होता है, मिरर में क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ध्यान दीजिए, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कहते हैं, वो तो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। यानी कैसा होगा, मतलब शाइनिंग सरफेस बोलते हैं, शाइनिंग, चमकीला होगा, वो काफी चमकीला होगा, यानी उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो होगी काफी लार्ज होगी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस भी रिफ्लेक्टर का एक सरफेस पॉलिश्ड हो मतलब शाइनिंग हो, वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। और कहेंगे अदर सरफेस क्या हो जाए, इसको बोलेंगे सिल्वर्ड पार्ट, सिल्वर्ड पार्ट, सिल्वर्ड पार्ट। हम कुछ केमिकल को यहाँ पर यानी कोट कर देते हैं इसके हैंडलिंग का जो लॉन्ग लाइफ के लिए या ऑक्सीडेशन को प्रिवेंशन के लिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, ये कुछ नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कुछ रिफ्लेक्स है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है बच्चों, ये इंसिडेंट। ये ऐसे हम जान रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा है, बट हम बात एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मिरर का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है किस बेसिस पर किया जाता है? आज के बाद आपको, जैसे साइनोसॉइडल मिरर है किसको बोलेंगे, तो प्लेन मिरर किसको, कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे, आप ध्यान रखें। यानी मिरर का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या सुना, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of reflecting surface, reflecting surface, reflecting surface। अगर आपसे सिंपल कोई यूं ही सिंपल लैंग्वेज में पूछ दे भाई प्लेन मिरर किसको कहते हैं, अब मेरे लिए काफी टफ टास्क है क्या क्या प्लेन मिरर के लिए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होगा, प्लेन होगा, दैट इज नॉन एज प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, देखो भैया
ये बच्चा यहाँ पर ये क्या है, एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। अगर इस पार्ट को आप सिल्वर कर दें तो ये सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग। और इसको कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कॉनकेव पार्ट जो है, ये कॉनकेव पार्ट जो है बच्चा क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। इसीलिए इस मिरर को क्या नाम देंगे, कॉनकेव मिरर। जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और बच्चों ये जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्पष्ट तरीके से पढ़ें समझें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इस तरीके से मिरर, साइनोसॉइडल मिरर किसको कहेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइनोसॉइडल होगा। पैराबोलिक मिरर किसको कहेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये मिरर का नोमेनक्लेचर है, वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके इमेज फॉर्मेशन को। फिर भी जहाँ तक एक बात है कि एक बार जरूर हम लोग को सीखना चाहिए इसमें से। फिर भी बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं इसमें से। खासकर जब आप इसको पढ़ लेते हैं, इसमें एक 4 कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोनों चीज को सीखना है आपको। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट, बच्चों जानते हैं ना, ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी का होता है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कैंडल है, बल्ब है, यानी जो खुद लाइट को क्या, जैसे सन ही है, सन से खुद लाइट क्या करता है, रेडिएट करता है, वो इमिट करता है, वो क्या हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कोई बुक है, पेन है, ग्लास है, जो भी आपको व्हाटएवर आप देखते हैं, यानी उससे खुद लाइट निकलता नहीं है, वो कहीं से लाइट आती है उस पर और उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होती है। फाइनली क्या होता है, इससे लाइट रे आके तो डाइवर्ट ही तो क्या है, फैल गया है। देखिए यहाँ से फैल गया है, ये लाइट अपना इमिट करे या आके इससे भागे, इससे रियली लाइट रे क्या कर रहा है, फैल रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डाइवर्जिंग। यानी द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रे एक्चुअली डाइवर्जेस इज नॉन एज द रियल ऑब्जेक्ट। लाइट को जब आप स्टडी करेंगे, जब आप टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ इमेज में कंफ्यूज करेंगे, दीज आर ओनली फंडामेंटल। लेकिन फिर भी जो है आपको सीखना है। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, इसे लाइट रे क्या होगा, डाइवर्ट करेगा। तो हमने डाइवर्ट कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मली फॉल किया है, आई 0 है, आर भी 0 होना चाहिए। इसे ये लाइट इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। अब अगर कोई ऑब्लिक इंसिडेंट करें लाइट को, अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये लाइट रे समथिंग जो है कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप यूं कह सकते हैं, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ से लाइट जो है क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी उस पोजीशन से लाइट आपको आता हुआ अपीयर होगा। ये तो रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये लाइट रे अगर आप अपनी आंखों को यहाँ पर रखें, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से लाइट रे आ रहा है, एक्चुअली यहाँ कोई है नहीं, बट लाइट रे तो आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पोजीशन से आता हुआ अपीयर होता है, दैट मीन दिस इज वर्चुअल इमेज। इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल करें, ये काल्पनिक है, मतलब ओनली इमेजिनेशन है, दिस इज ओनली ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन लाइट रे तो रियल है, ये तो आपकी आई में जब इंसर्ट करेगी लाइट रे, आपको किसी के होने का अपीयरेंस देता है, दैट मीन ये इमेज है। यानी आज के बाद एक नया पॉइंट भी आप याद रखें। देखिए यहाँ से ये लाइट रे क्या किया, इंसिडेंट किया। इंसिडेंट लाइट रे से जो रिलेटेड पॉइंट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे से कल के डेट में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे या रिफ्रैक्टेड लाइट रे से जो रिलेटेड पॉइंट होता है दैट इज इमेज। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे से जो पॉइंट रिलेटेड, यहां से लाइट रे इंसिडेंट किया, इसीलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का पूरे ऑप्टिक्स में जो है
ऑब्जेक्ट इमेज को पहचानने का एक सिंगल तरीका है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये बच्चों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू इंसिडेंट लाइट रे। इमेज क्या है? द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 ही लाइट रेज को दिखाए हैं। यहाँ पर अगर लाइट रे को इंसिडेंट किया जाए तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से जो है लाइट रे आ रहा है। आप जितना भी इनफाइनाइट ऐसा लाइट इनफाइनाइट लाइट रेस इस पर इंसिडेंट करता है और आपको अपीयर होता है कि इसी पोजीशन से लाइट रे क्या हो रहा है? आ रहा है। इसीलिए हमको अपीयर होता है यहाँ पर क्या है? कुछ है, मतलब क्या है? इमेज है। ऐसे रिफ्लेक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्यों कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन? इनफाइनाइट लाइट रे जब रिफ्लेक्ट किया तो उसके सुपरपोजिशन के कारण यहाँ इमेज बनता है। क्या आप समझ सकते हैं कि अगर जो है आप किसी वॉल के नजदीक खड़े हो जाते हैं तो क्या आपका इमेज वॉल में अपीयर होता है? क्या बुक को सामने में रख दीजिए, आपका फेस उसमें दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? वो जो वॉल है वो क्या चीज है? ये वॉल जो है बच्चों रफ सरफेस है। वॉल आपको दिखता ऐसा है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो समथिंग इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगर लाइट रे इस पर इंसिडेंट करें, आप देखिए ये रिफ्लेक्ट तो होगा, मान लेते हैं इसे रिफ्लेक्ट कर गया। अब इस पोजीशन पर लाइट रे आया तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गया, इस पोजीशन पर आया ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। मतलब किसी पोजीशन के आसपास कुछ पोर्शन कंसीडर किया जाए तो देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में वो डाइवर्ट कर जाता है। वो एक पॉइंट से आता हुआ अपीयर नहीं होगा, मतलब लाइट का सुपरपोजिशन नहीं होगा। मतलब कहने का ये किसी टाइप का इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है ऐसा सरफेस जो रफ सरफेस होता है इसको क्या बच्चों बोलेंगे? रफ सरफेस। रफ सरफेस जो हमको सेंसेशन देता है, किसी टाइप के इमेज का सेंसेशन नहीं प्रोवाइड करता, ये कैसा लाइट कहलाता है? डिफ्यूज्ड लाइट कहलाता है। कौन सा लाइट कहलाता है? टर्मिनोलॉजी को आप याद रखें, डिफ्यूज्ड लाइट। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां पर होगा वहां इमेज फॉर्म करेगा, जहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और कहां पर होगा? तो रफ सरफेस पर होगा। क्यों? कि वहां का जो सरफेस है फ्लैट नहीं है, हमको सिर्फ देखने में लगता है फ्लैट सरफेस है। उसके डिफरेंट पोजीशन पर लाइट रे जब इंसिडेंट करता है अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है और उसका सुपरपोजिशन नहीं हो पाता है और उसका इमेज हम परसीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं वो इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इमेज के लिए आवश्यक है कि मेरा रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पर देखिए हम आपसे बात कर रहे थे, ये तो इमेज फॉर्मेशन था। अब हम बात करें अपने पॉइंट्स की, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जैसे कि हमने ए लाइट रे इंसिडेंट किया, ए लाइट रे इंसिडेंट किया, ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ऐसा कुछ यहाँ से भाग। तो बच्चों क्या है ये? क्या कहलाया? ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों इसको आगे पीछे बढ़ा दीजिए आप, इसको भी, ये भी तो आर है, आई और आर तो इक्वल ही है। ध्यान दीजिए ये आर है तो ये भी तो आर है, ये आर है तो ये आर है, और आई आर इक्वल है। तो इसका स्पष्ट मतलब है ये भी आई है और ये भी आई है। बच्चों ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो आप देखो ये आई है, ये भी आई है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चा ये 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ये आई तो ये आई, ये 90, तीनों एंगल इक्वल है। और ये जो साइड है ये इक्वल साइड है, दोनों का कॉमन है। दैट मीन ये अगर इसको ए कहा जाए, इसको ओ कहा जाए, इसको आई कहा जाए, तो आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल जिस तरीके से हमने कह दिया कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ए ओ जो होगा, ए आई जो होगा, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ए ओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर।
मतलब यानी मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। और आपने क्या देखा, अगर ये ऑब्जेक्ट रियल है, इसका इमेज बच्चों कैसा बना? वर्चुअल, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट रियल हो तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज कैसा होगा? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर विल बी कैसा होगा? लिखेंगे वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा, कैसा होगा? और कैसा नेचर होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा, डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, और कैसा होगा? इक्वल साइज होगा। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर विल बी ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज, इक्वल साइज एज